जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों देखने जा रहे हैं जिसको परीक्षा से पहले बिल्कुल रट कर जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आपका पूरा स्कोर आए, रीजनिंग में आपका पूरा स्कोर आए, मैथ में आपका पूरा स्कोर आए, जीके जीएस में बहुत शानदार आप स्कोर करें, तो ये पूरा मॉक टेस्ट साथियों आपको लगाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि किस लेवल पर आप पहुंच चुके हो। अगर वाकई में ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो पेपर आ जाता है तो क्या आपका स्कोर रहता है, क्या आपके साथियों कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो साथियों, इस पेपर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो इस पेपर को साथियों सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा इन हिंदी के 37 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, और रीजनिंग में भी देखिएगा, मैथ भी, जीके जीएस यूपी जीके सब कुछ है साथियों आज के इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है साथियों कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या साथियों कितनी है, बताइए। तो वर्णों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 52 वर्ण साथियों हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं तो 52 आपको साथियों टिक करना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण साथियों कौन सा है, बताइए। देखिए, दंतव्य वर्ण की अगर बात करते हैं तो उसमें ता, था, दा, धा, ना आ जाता है। उसके अलावा देखिए, तो ता मैंने बोला ना, तो साथियों ता यहां पर आपका दंतव्य वर्ण हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सा जो है ना, सा भी दंत वर्ण में आता है। रा की अगर बात करते हैं, रा भी आता है और साथियों ला भी आता है। तो कुल मिला के ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। तो ये क्लास साथियों रोजाना 8:30 बजे होती है। आपको रोजाना रात 8:30 बजे साथियों उपस्थित हो जाना है अगर वाकई में आपको इस बार वर्दी चाहिए। देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घा की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों कंठ वर्ग में आता है, जिसके का है, खा है, गा है, गा है, ये सारे कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण साथियों इसमें से कौन सा है, क्या हो सकता है साथियों। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए, कर्मवाच्य की जब हम साथियों जब हमने कर्मवाच्य की बात की है तो मैं आपको हर बार बताता हूं साथियों कि या तो साथियों किसी भी वाक्य में अगर द्वारा शब्द आ जाता है, क्या अगर किसी वाक्य में द्वारा शब्द आ जाता है या किसी वाक्य में साथियों के द्वारा शब्द आ जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जब हम बात करते हैं साथियों तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। जिसके कलाकार मूर्ति गढ़ता, इसमें नहीं ऐसा शब्द आया। मुझसे अब चला नहीं जाता, ये भी नहीं है। द्वारा यहां पर साथियों आपको दिख रहा होगा, यानी कि नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, तो इसमें आपका साथियों क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, सॉरी कर्मवाच्य हो जाएगा और यही आपका सही जवाब। यानी कि द्वारा और के द्वारा दिख जाए ना तो वो वाक्य आपका कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा। देखिए, अभी मैंने आपको साथियों कर्मवाच्य बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं भाववाच्य। अगर किसी भी वाक्य में साथियों से शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, से शब्द आ जाए, उसके अलावा साथियों और नहीं शब्द आ जाए, अगर ये दो शब्द आ रहे हैं तो वो आपका बहुवाच्य होगा। आप देखिए कहां पर ये दो शब्द हैं, राम को नहीं जाना है, यहां पर से नहीं है, नहीं तो है लेकिन से नहीं है, तो ये बहुवचन नहीं होगा। राम जाता ही नहीं है, यहां पर भी नहीं होगा, से नहीं है। राम से जाया नहीं जाता, तो यहां पर साथियों से भी है और नहीं भी है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये एक तरीके से आपका भाववाच्य हो जाएगी। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। साथियों, पूरी हिंदी को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आप लोग बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी एक तरीके से दे दीजिए कि हिंदी अगर आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपका बहुत आराम से फुल स्कोर आएगा। जिसका संबंध आध्यात्म से होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों आध्यात्मिक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहां पर अगर बात करें, रेखांकित शब्द है अनाथ, और अनाथ का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है अनाथ का विलोम क्या होगा साथियों, सनाथ होगा। राइट आंसर यहां पर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का साथियों पर्यायवाची अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। मतलब इसका पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों सभी क्वेश्चंस को और बताते रहिएगा राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं, पक्षी को हम लोग नभचर भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पक्षी को खग भी कहा जाता है और अंडज भी कहा जाता है, लेकिन पंकज नहीं कहते साथियों, नहीं कहते हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। देखिए, अंक का मतलब क्या होता है, गोद होता है,
ठीक है, संख्या होता है, अध्याय होता है और भाग भी होता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी पड़ा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये इतने अंक के अनेकार्थी शब्द हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर आपको दो शब्दों के मतलब बताने हैं साथियों। एक तो आपको बताना है चिर शब्द का मतलब और एक बताना है चीर शब्द का मतलब। देखिए चीर का मतलब क्या होता है साथियों, वस्त्र होता है। तो एक तो वस्त्र यहां पर लिखा हुआ है, एक वस्त्र आपका यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन चिर का मतलब क्या होता है साथियों, चिर का मतलब होता है एक तरीके से पुराना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक वाला बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? देखिए समरूपी मतलब सम मतलब समान, रूप मतलब यानी कि रूप में तो समान लगे, यानी कि दिखने में तो समान लगे लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हों, ठीक है ना। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला ही नजर आ रहा है। देखिए अवधि और अवधि लगभग देखने में ये समान लग रहे हैं लेकिन इनके अलग अलग अर्थ जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं और कोई आपको देखने में समान नहीं लग रहे होंगे। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो निर्गुण शब्द की जब हम बात करते हैं साथियों इसमें निहि क्या हो जाएगा, निहि आपका उपसर्ग हो जाएगा। सही जवाब आपका ए के साथ। विचार में अगर इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बन सकता है, बताइए। तो कौन सा शब्द बन जाएगा साथियों, वैचारिक बन जाएगा। और वैचारिक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। अरे भाई यहां पर भी तो है, यहां पर भी तो है साथियों वैचारिक, कोई दिक्कत नहीं, वैचारिक जैसे लिखा जाता है वैसे मैंने आपको बतला दिया। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, बताइए। यानी कि तद्भव शब्द की जब हम इसमें से बात करते हैं तो कौन सा आपका तद्भव शब्द है, बताइए। देखिए ये आपका तत्सम शब्द है, ये भी आपका तत्सम शब्द है और ये भी आपका तत्सम शब्द है। लेकिन प्यासे शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए अब आपको तत्सम बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए सांप की अगर बात करें तो तद्भव होता है, चिन्ह भी तद्भव होता है, वीणा भी तद्भव होता है। लेकिन विस्मय की अगर बात करते हैं तो विस्मय आपका साथियों एक तत्सम शब्द है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, डी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा। और रेखांकित मुहावरा साथियों क्या है वो मैं आपको बतला देता हूं। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना या आशा, बहुत ही आशा रखना साथियों, बताइए। तो कुल मिला के अगर बात करते क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर बात करें बहुत कठिनाई झेलना होता है, बिल्कुल साथियों बहुत कठिनाई झेलना होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ, यानी कि मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता पाते, वो गलत बता देते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंजूसी करना नहीं, सीमित साधनों से काम चलाना नहीं, छोटा होकर बड़ा काम करना नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते साथियों, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए लिखा हुआ है जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत वगैरह बगारे जित छिटके हाड़ से तू कहू कहू रत्नारे। यहां पर अगर बात करें आपको बताना है कौन सा रस है। देखिए कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रस का तो आप पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ो और आप देखो कि आपको कौन सा इसमें रस आपको नजर आ रहा है। यहां पर मांस मज्जा की बात की गई है, जहां तहां पड़ा है मांस मज्जा ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहां पर तो देखकर साथियों भयानक एक तरीके से आपको डर सा लगेगा मांस मज्जा। तो कुल मिला के अगर बात करें भयानक रस यहां पर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। यहां पर रेखांकित शब्द यानी कि रेखांकित शब्द कौन सा है, आजीवन है। तो आपको समास बताने यहां पर कौन सा समास है। देखिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहां पर जो होगा ना साथियों वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर किसी शब्द का पहला पद आपको बड़ा आ दिख जाए या किसी शब्द का पहला पद आपको प्रति दिख जाए या किसी शब्द का
पहला पद आपको साथियों भर दिख जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद देखिए तल्लीन शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो आप कैसे करेंगे बताइए। देखिए तत् धन लीन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए हलंत भी यहां पर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए कभी भी आपको साथियों ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए, ठीक है ना, ऐसी मात्रा या आपको साथियों ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो एक ही मात्रा है, तो कुल मिला के साथियों ऐसी मात्रा आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, तो कुल मिला के या आपको ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं आशीर्वाद, यहां पर बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है। धन का मतलब साथियों क्या होता है, तो धन को साथियों अंक कहेंगे, अर्थ कहेंगे, स्वार्थ कहेंगे, कोश कहेंगे। तो अगर बात करें साथियों धन को कोश भी कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो इसमें से देखिए मैं आपको कई बार साथियों बतला चुका हूं कि कभी भी आपको स्त्रीलिंग देखना हो या कभी भी साथियों आपको पुल्लिंग देखना हो तो कैसा लगाकर देख लो। अगर कैसा लग रहा है शब्द में तो पुल्लिंग होगा, और अगर किसी शब्द में साथियों कैसी लग रहा है, क्या कैसी अगर लग रहा है ना साथियों वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करें संसार कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, गौरव कैसा है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, समुदाय कैसा है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, अश्विनी कैसी, देखिए अश्विनी के साथ कैसी का आ जाएगा तो ये आपका साथियों एक तरीके से स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है साथियों, देखिए कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है साथियों तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपने एक वाक्य लिखा और आपका वो वाक्य पूरा हो गया तो आप क्या अल्प विराम थोड़ी ना लगाओगे, आप लगाओगे साथियों पूर्ण विराम, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं यहां पर हिंदी की तो हिंदी में साथियों 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, 2 तरह के, जिसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा ना। तो हिंदी में साथियों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, यानी कि 3 प्रकार के, लेकिन इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। दुष्कर का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। तो दुष्कर की अगर बात करते हैं ना साथियों तो इसको हम लोग एक तरीके से कठिन कह सकते हैं, ठीक है ना, तो कठिन कहेंगे, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है कौन सा शब्द बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तक्षकार, अगर तक्षकार का संधि विच्छेद करेंगे ना तो तक्ष अलग हो जाएगा, कार अलग हो जाएगा, यानी कि यहां पर प्रत्यय आपका कार आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं कलाकार का संधि विच्छेद करेंगे तो कला क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा, और कार अलग आ जाएगा, कार आपका प्रत्यय हो जाएगा। कुंभकार में भी साथियों कुंभधनकार हो जाएगा, लेकिन बेकार शब्द का आप साथियों संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते, और जिस शब्द का संधि विच्छेद नहीं कर सकते उसमें ना तो उपसर्ग निकलेगा ना आपका प्रत्यय निकलेगा। तो कुल मिला क्योंकि ये एक तरीके से ऋण शब्द है, ऋण शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों भयभीत का समास विग्रह अगर आपको करने को कहा जाए साथियों तो आप कैसे करेंगे बताइए। तो भय से भीत हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, भय से भीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं साथियों, यहां पर द्वंद्व समास में पहली तो बात यह है कि बीच में या तो योजक चिन्ह आना चाहिए, मतलब योजक चिन्ह भी आना चाहिए, या अगर योजक चिन्ह नहीं है तो और आ जाए बीच में। और उसके अलावा देखिए ये एक से समान समान शब्द नहीं होते हैं साथियों, समान समान शब्द नहीं होते हैं। राग विराग में आपका अव्ययी समास है, ठीक है ना, सॉरी द्वंद्व समास है। पान तंबाकू में आपका द्वंद्व समास है, और कपड़े लत्ते में साथियों आपका द्वंद्व समास है, लेकिन घर घर में द्वंद्व समास नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए अत्यधिक में तो यड़ संधि है। मनोनुकूल की अगर बात करते हैं तो साथियों मनाधन अनुकूल, यहां पर आपकी एक तरीके से विसर्ग संधि हो जाएगी, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है बताइए। खीर का टेढ़ा होना, खीर कैसे टेढ़ी होगी। डावाडोल होना, यह भी नहीं। कठिन काम करना, बिल्कुल साथियों कठिन काम करने को कहते भाई ये काम तो टेढ़ी खीर है। तो कुल मिला के सही जवाब अगर आपने यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मौके का फायदा उठाना, इस लोकोक्ति का मतलब क्या हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना,
बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, या नेकी कर दरिया में डाल। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मौके का फायदा उठाना यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा साथियों, बताइए। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि अष्ट की अगर बात करते हैं तो ये एक तत्सम शब्द है, और आठ की अगर बात करते हैं तो ये एक तद्भव शब्द है, यानी कि अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, समानार्थी कह सकते हैं, और उसके अलावा साथियों पर्यायवाची कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो यहां पर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि भारत में हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, ये विभाषा है, तकनीकी भाषा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहां पर साथियों एक शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, प्रवास, आवास, सुवास या सहवास। तो मैं कहूंगा साथियों घर को हम लोग आवास कहते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहले हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, और ये वो क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो डायरेक्ट आपको साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना साथियों, तो बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए किस न्यायिक संस्था ने चुनावी बॉन्ड, जो कि अभी बहुत चर्चा में रहा साथियों, चुनावी बॉन्ड, इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित जो किया था वो किसने किया था, वो साथियों सर्वोच्च न्यायालय ने किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ठीक है ना, तो कुल मिला के किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उच्चतम न्यायालय ने किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर साथियों अगर बात करते हैं हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनवरी 2024 में कितने दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया था। तो अगर बात करते हैं साथियों कितने दिन का किया था, तो 11 दिन का किया था, यानी कि 11 दिवसीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से के लिए दिया गया, यानी कि किसको लिए साथियों, किसको दिया गया, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें आपको मालूम होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विक्रमशिला की जब हम बात करते हैं तो ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता साथियों वासुमित्र ने की थी। किसने, यानी कि कनिष्क की अगर बात करते हैं, कनिष्क शासन काल में जो कश्मीर में बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, आपको मालूम होना चाहिए। रजिया सुल्तान साथियों किसकी बेटी थी, बताइए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। सही जवाब आपका ए के साथ। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक का नाम साथियों इब्राहिम लोदी था। ठीक है ना, आप सभी को मालूम होना चाहिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। उसके बाद देखिए भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, बताइए, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो जो महान्यायवादी होते हैं ना साथियों, ये राष्ट्रपति जब तक चाहे ये अपना पद धारण करते रहते हैं। तो कुल मिला के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक साथियों राष्ट्रपति चाहते हैं, जब तक भारत के महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। तो ये तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के पास साथियों यह अधिकार होता है कि वो केंद्र सरकार के व्यय को एक तरीके से नियंत्रित करे। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, तो मैं कहूंगा साथियों राज मन्नार आयोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राज मन्नार आयोग ने की थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर
बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। लिखा हुआ है भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? 1991 में किया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डंकल प्रस्ताव क्या था साथियों, बताइए। तो डंकल प्रस्ताव की अगर बात करते हैं साथियों, ये क्या था? ये तो उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि डंकल प्रस्ताव क्या था, तो उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था, ये आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो जो पक्षाब मेघ होता है ना, पक्षाब मेघ, ये साथियों वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन भिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, ये किस वर्ष क्या वर्षा की विशेषता है? तो ये तो साथियों पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत पूछा जाता है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो ट्रक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो बागवानी कृषि से संबंधित है साथियों ट्रक फार्मिंग, ठीक है ना। फार्मिंग की अगर बात करें यानी कि ट्रक फार्मिंग की बात करें तो बागवानी कृषि से इसका संबंध है। चलिए उसके बाद देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध साथियों रेशम कीट पालन से। किससे संबंध है? रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। सवाना चारागाह कहां पर पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका में ही सवाना चारागाह पाए जाते हैं। तो साथियों ये जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, ये पूरी जी के जीएस के, और ये क्वेश्चन आने की साथियों पूरी संभावना है। मैं तो यही कहूंगा साथियों कि परीक्षा से पहले अगर आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं और अभी तक आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो आप बहुत किस्मत वाले साथियों जो ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, और जो आपके अभी आने वाले कुछ ही देरी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, उन कॉन्सेप्ट को साथियों समझिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो साथियों सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? बताइए। तो भरतनाट्यम है। क्या है साथियों? भरतनाट्यम। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है साथियों? एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। चलिए तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों प्रयुक्त किया जाता है? लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए साथियों प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है ना साथियों वो विटामिन B1 की वजह से होता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में साथियों विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए होलोग्राफी का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो साथियों किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो डेनिसुक आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि डेनिसुक ने ही सबसे पहले होलोग्राफी का साथियों प्रयोग किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। आपको बता देना है साथियों बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। सही जवाब आपका बी के साथ। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बी से हो जाएगा बारूद और बी से हो जाएगा बेकर, यानी कि बेकन, रोजर बेकन ने ही साथियों बारूद का आविष्कार किया था। तो जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें ल्यूमेन किसका मात्रक है साथियों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ये ल्यूमेन। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक भी आपने इस क्लास को लाइक ना किया हो तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लाइक कर दीजिए कम से कम। उसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या कुछ फायदा आपको इससे मिला?
और बिल्कुल मेरे देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कैसे कैसी क्लास है पता नहीं, लेकिन आप वाकई में इस क्लास पर भरोसा कीजिए, इसमें से बहुत सारा कंटेंट आपका रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद या इसका तो क्वेश्चन मैंने आंसर बताया नहीं, तो जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है साथियों, अगर बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे साइकस को, साइकस को ही क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्लोरोफार्म की खोज साथियों किसने की थी बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी, लिबिंग ने की थी, आप लोग ध्यान रखें क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी, लिबिंग ने की थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अमेरिका की प्रथम महिला सिख मेयर कौन बनी, तो इनका नाम है साथियों प्रीत दीदबल, और प्रीत दीदबल ही अमेरिका की प्रथम महिला सिख मेयर बनी थी। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कितनी मेगावाट की नोखरा सौर परियोजना फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित की थी, तो मैं कहूंगा साथियों 300 मेगावाट की, पूछा गया था कितने मेगावाट की, तो 300 मेगावाट की नोखरा सौर परियोजना ये राष्ट्र को समर्पित की थी। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 300 मेगावाट। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस देश में नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए तो अमेरिका आपके इस क्वेश्चन का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि किस देश में, तो अमेरिका में नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया, यानी कि भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भारतीय नौसेना ने कौन से वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया, तो मैं कहूंगा साथियों अपने इसी साल को यानी कि 2024 को ही भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष इसको घोषित किया है 2024 को। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों एक पुस्तक है, इसका नाम है वे द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को साथियों किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लीला सेठ ने लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी, तो साथियों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आएगा, बहुत टॉप लेवल का साथियों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर से गुजर गया। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। देखिए अब यहां पर बात आई है साथियों भारत रत्न पुरस्कार की, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है और 23 जनवरी 2024 को तो इसकी घोषणा की गई थी और ये अब मिल चुका है। किसको मिला है साथियों, कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला है, यानी कि 49वां भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। उसके बाद देखिए साथियों के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस अभियान का शुभारंभ जनवरी 2024 में किया था, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस अभियान का शुभारंभ किया था किसने, जगदीप धनखड़ ने, यानी कि उपराष्ट्रपति ने। और कब किया था, 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में 26 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों INS इम्फाल इसका नाम है, यानी कि किस युद्धपोत को, तो INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका क्या इस युद्धपोत का नाम है, INS इम्फाल साथियों इसका नाम है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब इस क्वेश्चन हो गया साथियों। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर से गुजरेंगे, तो इन क्वेश्चंस को देखना है साथियों और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट साथियों पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा साथियों छोटा ले लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए,
इसको मैं थोड़ा सा छोटा यहाँ पर ले लिया है। अब अगर बात करें साथियों, ये कुछ आपको एक तरीके से नंबर भी हैं, इसमें लेटर भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें उपरोक्त व्यवस्था के बाएं से, बायां किधर होता है, अगर बाएं से कहेगा इधर से चलोगे, अगर दाएं से कहेगा साथियों तो इधर से चलोगे। तो कुल मिला के बाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा कौन सा है, तो पहले तो बाएं से चलिए 14वां अक्षर देखिए कौन सा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 हम साथियों यहां तक पहुंचे। अब कह रहे हैं कि 14वें से बाएं छठा कौन सा होगा, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों यहां पर अगर बात करते देखिए, यहां पे अगर बात करें साथियों 1 2 3 4 5 6, तो के आया साथियों, ठीक है ना। क्या आया देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6, तो अरे भाई 1 2 3 4 5 6 के आया बिल्कुल साथियों। के क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो के ऑप्शन में साथियों के आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं, यानी कि जो प्रतीक लिखे हुए ना ये प्रतीक हैं साथियों, जैसे कि ये प्रतिशत आपका ये एक प्रतीक हो गया, ये एस टाइप का प्रतीक हो गया, ये उसके अलावा ये सी टाइप का, ये सब प्रतीक कहलाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इनको अगर हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 11वां होगा, ठीक है। तो प्रतीक को साथियों हम नहीं जोड़ेंगे, दाएं से 11वां देख लेते हैं, दाएं से 11वां कौन सा होगा। तो दाएं से 11वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इसको नहीं जोड़ेंगे, प्रतीक है, तो 11 आपका साथियों बनेगा एफ, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो एफ कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि VXZ लिखा हुआ है, यानी कि VXZ को साथियों JLN कैसे लिखा गया है, लॉजिक आपको देखना है। तो उसी प्रकार GIK को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए लेटर पोजीशन। लेटर पोजीशन की अगर बात करते हैं V साथियों 22 पर आता है, X की अगर बात करते हैं साथियों आपका 24 पर आता है, और Z आपका 26 पर आता है। उसी प्रकार J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, N 14 पर आता है, ठीक है ना। अगर G की बात करें तो 7 पर, I 9 पर, के आपका 11 पर आता है। अब देखिए 22 से साथियों यहां पर क्या हो गया है, 22 से यहां पर साथियों एक तरीके से 10 हुआ है, ठीक है। उसके बाद साथियों 12 से यहां पर, 24 से यहां पर क्या हुआ है, 12 हुआ है, ठीक है। मतलब इतना समझ में आया कि 24 से 12 हुआ है तो 12 घटा है, और जब 22 से यहां पर 10 हुआ है तो यहां पर भी 12 घटा है, और 26 से यहां पर 14 हुआ है तब भी साथियों 12 घटा है, यानी कि इसमें सब में साथियों 12 आपको क्या करना है साथियों, एक तरीके से घटाना है, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। देखिए अब अगर बात करें ना कि अगर मान लीजिए 11 है, तो इसमें से साथियों जब हम क्या घटाएंगे, जब हम इसमें से 12 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 पर क्या होता है साथियों, y होता है, और y कौन से ऑप्शन में है, अंत में, तो ऑप्शन नंबर इसमें है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी सी बात साथियों आप लोग कुल मिला के ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर बात करते देखिए 9 में से माइनस का 12 जब हम घटाएंगे ना तो पता किस पर पहुंच जाएंगे, हम कैसे पहुंच जाएंगे। देखिए अब इसमें से एक तरीके से 9 तो घट जाएगा, 9 घट जाएगा, हमें 3 और घटाना इसमें पड़ेगा। तो एक हमने ये घटाया 26वां, एक हमने 25वां घटाया, एक हमने 24वां घटाया, और हम पहुंच गए साथियों 23 पर कुल मिला के। तो कुल मिला के 23 पर क्या होता है, W होता है। ऐसे ही साथियों U वाला आपको कर लेना है। तो कुल मिला के उसके बाद देखिए सुगंध का संबंध फूल से है, तो स्वाद का संबंध किससे होगा, यानी कि फूल में से सुगंध आती है तो स्वाद किस में से आएगा साथियों, जल से, नमक से, भोजन से, या मीठे से। तो कुल मिला के भोजन से आपका स्वाद आएगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर साथियों लिखा हुआ है कि प्रेजेंट लिखा है, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बस इस वर्ड की जगह पर कोई और वर्ड आपको दे दिया जाएगा, बाकी ये लैंग्वेज सब कुछ सेम होती है साथियों वहां पर, ठीक है ना। तो कुल मिला के सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। क्या क्या लिखा है, पी लिखा है, आर लिखा है, उसके अलावा साथियों ई लिखा है, ठीक है, और उसके अलावा एस लिखा है, फिर आपका ई लिखा है, ठीक है, उसके बाद साथियों एन लिखा है, और फिर आपका टी लिखा है, ठीक है। चलिए यहां पर अगर बात करें, ये होता है साथियों 16 पर, और ये होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, और ई होता है आपका साथियों 5 पर, और एन होता है 14 पर, टी होता है साथियों 20 पर। अब देखिए 16, 17, 18, 19, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों देखिए
16 से ये 19 यानी कि P से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब जब आप अंग्रेजी वर्णमाला देखेंगे ना ओरिजिनल वाली ABCD, तो वहां पर आप देखोगे P और S के बीच में भी 2 लेटर होते हैं, भले ये ना हो लेकिन होते हैं। तो यही तो पूछा गया, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एक युग्म तो हमको मिल चुका है जिनके बीच में 2 यहां पर भी हैं और 2 अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। अब दूसरा आपको देखना है, ठीक है ना। तो 16 के बाद 19, 20, 21, 22 और हमें नहीं मिला। 18 की अगर बात करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 5, 7 ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। अगर बात करते अब इससे जोड़ो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 18 वाला मिल गया, यानी कि 14 और 18। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन और आर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 लेटर होते हैं और यहां पर भी 3 लेटर हैं। उसके अलावा मुझे और कोई अक्षर युग्म नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 ऐसे अक्षर युग्म थे कि अगर बात करते 2 ऐसे अक्षर युग्म थे जिनके बीच यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो पूछा गया था कितने अक्षर मौजूद हैं साथियों, युग्म हैं, तो 2 युग्म हो जाएंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए लुप्त संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोग साथियों देख पा रहे हैं कितने नंबर बढ़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर 20 से 36 हुए ना, तो 16 साथियों नंबर बढ़ाए गए हैं। यहां पर अगर बात करते हैं 36 से 68 हुआ है, तो देख लेते एक बार 68 में से 36 घटाकर देख लेते 2 जाएगा और ये आपका कितना जाएगा, 3 जाएगा, यानी कि यहां पर 32 हुआ है। अच्छा मतलब 16 फिर उसका दूना 32, यहां पर 64 होगा। देखिए जरा कि 132 में से अगर 38 घटा दिया जाए तो यहां पर 4 बच जाएगा, यहां पर 12 में से 6। बिल्कुल साथियों, तो पूरी मामला मुझे समझ में आ गया है। यानी कि 16 घटाया, 16 बढ़ाया गया तो 36 आ गया, फिर 36 में 32 बढ़ाया गया तो 68 आ गया, 68 में 64 बढ़ाया गया तो 32 आ गया। यानी कि अब इसमें कितना बढ़ाया जाएगा, 164 बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या अब उसके बाद इसमें बढ़ाया जाएगा? नहीं, क्योंकि 260 से कोई नंबर बढ़ा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा साथियों, यहां पर 20 में से 8 घटाया जाएगा, 20 में से 8 घटाया जाएगा, और जब 8 घटाया जाएगा तो यहां पर 12 आ जाएगा, और 12 साथियों ऑप्शन में आपके है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। जिसके अंधेरे का संबंध प्रकाश से है, वैसे ही साथियों किसका संबंध किससे होगा बताइए। तो वैसे क्या अपवित्र का संबंध संदूषित से होगा? तो नहीं। उपार्जित का संबंध संचित से होगा? तो नहीं। स्वस्थ का संबंध रोगग्रस्त से होगा? नहीं। लेकिन हाँ, गर्म का संबंध ठंडे से जरूर हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के विलोम है और ये भी एक दूसरे के विलोम है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद थोड़ी देर बाद साथियों आप लोग मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये आपका 19 पर होता है और आई आपका 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। उसी प्रकार क्यू 17 पर होता है, जी 7 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, ई 5 पर होता है, सी 3 पर होता है और पी साथियों 16 पर होता है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते, देखिए ये 19 से कितना हुआ है, 17 हुआ है, यानी कि 2 घटाया गया है। ये 9 से कितना हुआ है, 7 हुआ है, यानी कि 2 घटाया गया है। ये 18 से 16 हुआ है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब में 2-2 घटाया जाएगा। तो जब m में से 2 घटाएंगे साथियों क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब आपको साथियों सब नहीं चेक करना है, आप इसको देखो, r 18 पर होता है, यानी कि यहां पर p आ जाएगा, 2 घटाएंगे। तो अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसको चेक ना करो क्योंकि सेम है, इसको चेक ना करो क्योंकि सेम है, इसको चेक कर लो लास्ट से चौथे वाले को। 1 2 3 4, इसमें से 2 घटाओ, ये होता है 19 पर, आ जाएगा 17, 17 पर होता है साथियों क्या, एक तरीके से 17 पर तो क्यों होता है, लेकिन यहां पर तो एक तरीके से क्यों आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कैसे साथियों यहां पर क्या हो पाएगा, देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं। 19 से साथियों 17 हुआ, 2 घटाया गया, 9 से 7 हुआ है, 2 घटाया गया, 14 से 12 हुआ है साथियों, 2 घटाया गया है, 7 से 5 हुआ है, 2 घटाया गया है, 5 से 3 हुआ है, 2, मतलब सब में 2 घटाया जा रहा है। तो कहीं मुझसे मिस्टेक तो साथियों नहीं हो गई, कुछ हो सकता हो मुझसे यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए वैसे तो यार 13 पर होता है, इसको ऐसा करो काउंटिंग कर लो, 13 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है ना। अगर बात करें ये आपका 19 पर हो जाएगा, उसके अलावा टी आपका 20 पर हो जाएगा, ई 5 पर हो जाएगा, आर 18 पर हो जाएगा। 13 में जब 2 घटाओगे 11 आ जाएगा और 11 पर क्या आता है। 5 में जब, अरे ये यहां पर साथियों 5 नहीं, ये 15 है,
ठीक है ना। तो कुल मिला के 15 में जब 2 घटाओगे तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो के एम तो अभी तक मुझे इसमें दिख रहा है। उसके बाद देखिए 14 में 2 घटाओगे 12 आ जाएगा, और 12 पर होता है एल, एल ये है साथियों। उसके बाद 19 की अगर बात करते हैं, 19 में साथियों 2 घटाओगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू भी यहाँ पर है, बिल्कुल सही। यह है 5, 5 में 2 घटाओगे सी, 5 में 2 घटाओगे तो ये कुल मिला के कितना है, ई है ना। 2 घटाओगे तो सी आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है साथियों, ये आपका आर 18 पर है, 16 पर आना चाहिए। तो कुल मिला के आपका जो आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए। हो सकता हो ऑप्शन में कोई दिक्कत हो, ठीक है। अगर मुझसे कहीं पर मिस्टेक हो गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर साथियों 85 से 40 बना दिया गया है, तो वैसे ही 77 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है, 14, 48, 49 या साथियों 50। देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 कम 13, 26, 13 तिया 39, एक बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ेंगे साथियों ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 की अगर बात करते हैं साथियों तो 14 तिया 42 होता है, लेकिन 43 टाइप करके कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसकी गुणा करा दे साथियों 8 पंजे 40, तो ये पूरा 40 मिल गया। अगर हम इन दोनों की गुणा करा दे 7 सत्ते 49, क्या 49 ऑप्शन में है साथियों, देखिए जरा, बिल्कुल साथियों 49 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, तो अब आपके सामने यहाँ पर डायरेक्शन का साथियों एक तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, मौजूद हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आपको डायरेक्शन के बारे में बताना है, मैं आपको कुछ चुनिंदा चीजें बतला देता हूं साथियों डायरेक्शन के संबंध में। देखिए मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, तो ये आपका साथियों कौन सी दिशा कहलाई जाएगी, ये आपकी साथियों एक तरीके से उत्तर दिशा कहलाई जाएगी। ये आपकी क्या कहलाई जाएगी, ये आपकी साथियों पूर्व कहलाई जाएगी, और ये आपकी कौन सी कहलाई जाएगी, ये आपकी साथियों पश्चिम कहलाई जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपकी साथियों दक्षिण कहलाई जाएगी। इतनी बात आपको जान लेना है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की तरफ साथियों इधर है, पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है साथियों, दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ा दिया, 2 किलोमीटर चल गया, और अंत में वे दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अंत में वो फिर दाएं मुड़ जाता है। वे किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो वो साथियों किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो ये क्वेश्चन साथियों आपने देखे, यहां तक अगर बात करें साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहां पर जो शुरू हो चुके हैं वो एक तरीके से मैथ के क्वेश्चन आपके सामने यहां पर शुरू हो चुके हैं। चलिए तो अब साथियों मैथ के क्वेश्चंस को आपको देखना है और सही सही सभी सवालों के आंसर आपको बतलाना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। बहुत आराम से आपको तसल्ली के साथ साथियों समझना है। बहुत अच्छे से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ आपकी अच्छे से मैं समझाऊं। देखिए रमा के व्यय का मतलब होता है साथियों खर्च। व्यय कह लो या खर्च कह लो एक ही बात है, व्यय कह लो या खर्च कह लो एक ही बात है। और बचत, व्यय यानी कि रमा खर्च भी कर रही है, बचा भी रही है। अगर वो व्यय कर रही है 5 का तो वो बचत कर रही है 3 की, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो खर्चा कर रही है 50 रुपए तो वो बचा रही है 30 रुपए। इसका अनुपात यदि उनकी आय में 12% की तथा उनके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए उसकी आय तो अभी हमें पता ही नहीं है, अभी हमें ये पता है कि वो कितना खर्चा कर रही है और कितना बचत कर रही है। तो अभी आय कैसे निकालोगे। आय बराबर हमेशा क्या होता है साथियों, देखिए आय बराबर मैं आपको बतला देता हूं। आय बराबर क्या होता है, एक तो खर्च होता है, अरे भाई जो खर्च करोगे और प्लस आप जो बचाओगे वही तो आपकी आय होगी। इसके अलावा और इंसान क्या करता है, कुछ नहीं, खर्च करेगा बचाएगा, वही आय कहलाई जाएगी। तो अगर बात करें साथियों 50 आपकी क्या हो जाएगी, 50 की अगर बात करें 50 रुपए आप खर्च कर रहे हो, 30 रुपए आप बचा रहे हो, तो जाहिर सी बात है बचत कितने रुपए हो जाएगी, 80 रुपए हो जाएगी। अच्छा यहां पर एक बात कही गई है कि उनकी आय में 12% की वृद्धि की जाती है। चलिए आय तो उनकी 80 है, यानी कि जब 80 में साथियों 12% की वृद्धि करते, पहले हम ये देख लेते हैं कि 80 का 12% होता कितना है। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे इतने हो जाएंगे। 12 चौक आपके क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, और इसको 5 से भाग देंगे, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा।
3 जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब उनकी आय 80 थी, जब 12% की वृद्धि करते तो उनकी आय 9.6 पे बढ़ जाती है। तो इसमें जब 9.6 बढ़ाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 89.6 हो जाएगा। यानी कि 12% बढ़कर आय कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो अब अगर बात करें, अच्छा कह रहे हैं कि उनके व्यय में यानी कि खर्चे में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उनका खर्चा तो 50 है, और जब 50 में 15% की वृद्धि करते हैं तो देखते साथियों 50 का 15% कितना होता है, 1 और 2 ये कट गया, यानी कि 7.5। यानी कि 50 थी और 15% की वृद्धि करेंगे तो 7.5 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 57.5 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, 80 में से 50 घटाएंगे तो बचत हमारी आ जाएगी 30। वैसे ही 89.6 में से 7.5 घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो अब साथियों इनको जरा एक बार घटा लीजिए, आप देख लीजिए क्या मैटर है। तो अगर इसको साथियों घटाने पर आए, क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर साथियों 2 आ जाएगा, यहां पर आपका 3 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कि 32.1 है। अब देखिए पहले बचत हो रही थी 30, अब बचत हो रही है साथियों कितनी, 32.2। यानी कि अब कितनी ज्यादा बचत हो रही है, तो आप कह सकते हो 2.1 ज्यादा बचत हो रही है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर यह पूछा जाता है कि उसकी बचत में अब कितनी वृद्धि हुई, तो मैं साफ साफ कह देता 2.1 की वृद्धि हुई। लेकिन कह रहे हैं कि उस बचत को प्रतिशत में बताओ, यानी कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसको प्रतिशत में बदल लो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और नीचे एक तरीके से ये 30 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा है ना। अब ये इतना किस में से बड़ा है, अरे भाई 30 में ही तो बड़ा है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 0 आ जाएगा, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर है 21, नीचे है 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों क्या कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी साथियों, 7% की वृद्धि होगी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए एक धनराशि ए बी सी, यानी कि 3 लोग हैं साथियों, ए बी सी में एक धनराशि बांटी जाती है। किस अनुपात में बांटी जाती है, अगर ए को 3 दिया जाता है तो बी को 5 दिया जाता है और सी को 12 दिया जाता है। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ए को अगर 30 रुपए तो बी को 50 रुपए, या सी को 12 रुपए, यानी कि 120 रुपए कह सकते हैं, या 300 500 ऐसे करके 1200 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यही मानेंगे 3:5:12 इतने रुपए के रेशियो में उनको पैसा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 रुपए कम है, तो ए का भाग कितना होगा। देखिए कितने लोग हैं साथियों, 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। यहां पर 3 लोग हैं, यहां पर कहा गया है कि तीनों को साथियों किस अनुपात में पैसा दिया गया है, 3 और 5:12, इसमें अनुपात में दिया गया है। यहां पर एक चीज लिखिए कि ए और बी दोनों का जो कुल भाग है, यानी कि इन दोनों का कुल भाग कितना है साथियों, 8 है, ठीक है ना। 8x हम मान सकते हैं। दोनों का कुल भाग सी से, ठीक है, और ये आपका 12x है सी, यानी कि सी से 800 रुपए कम है। तो यहां पर कितना कम आपको लग रहा है, यहां पर तो साथियों 4x कम लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या है 800 कम है, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी है, 800 है। तो x की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी आपकी, 800/4 हो जाएगी, यानी कि 4 दूना 8 यानी कि 200 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा साथियों। तो अब बहुत आसान है। अब देखिए ये a की वैल्यू 3x है और ये b की वैल्यू 5x है और c की वैल्यू 12x है। तो पूछा जा रहा है a का कितना भाग है, a का भाग है साथियों 3x है, यानी कि 3 और x का क्या है, x का मान है साथियों 2। तो कुल मिला के साथियों 200 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 600 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे और राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि 25 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी एक सभागार के चारों ओर, मान लीजिए कोई चीज है साथियों वो लंबाई चौड़ाई में, किस लंबाई चौड़ाई में, इस लंबाई चौड़ाई में है, हम कह सकते हैं। लंबाई कितनी बताई गई है, 25 लंबाई बताई गई है।
और चौड़ाई कितनी, एक सेकेंड दोबारा से इसको मैं आपको थोड़ा सही तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ पर चौड़ाई भी साथियों मुझे दिख चुकी है, चौड़ाई भी चीज की कुछ है, ठीक है। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों लंबाई कितनी बताई गई है 25, अगर लंबाई बताई गई है तो चौड़ाई कितनी बताई गई, चौड़ाई कितनी बताई गई साथियों 15 चौड़ाई बताई गई है। ये दो चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद कहा गया कि अगर इसके चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक बरामदा बिछाना, अगर बरामदा बिछाओगे चौड़ाई में तो कुछ इसी प्रकार से तो साथियों बिछाओगे, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बिछाओगे। और ये कितना चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है ना ये कितनी है बताई गई है 3.5 यानी कि 3.5। तो 3.5 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा। तो कह रहे हैं कि उस बरामदे का फर्श की अगर बात करें तो 27 रुपए 50 पैसे यानी कि 27.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करता है। यानी कि जितने मीटर यहां पर है ना, 1 मीटर का कितना खर्च जा रहा है, 27.5 रुपए जा रहे हैं। तो अगर इस पर जितना इसका क्षेत्रफल है, भाई इसका नहीं आएगा, सिर्फ इस बरामदे का आएगा, तो कह रहे हैं साथियों कितना कुल मिला के खर्चा आएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किसका, इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले नहीं इसका, मतलब सबसे पहले तो हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई क्या होगी, देखिए 25 लंबाई तो इसकी थी, 3.5 ये मिल गई, 3.5 ये मिल गई, यानी कि अब कितनी हो गई साथियों 25 और 7 आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे की लंबाई कितनी आ गई 32 आ गई, और इस पूरे की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, एक तरीके से 22 आ जाएगी। चलिए तो अब सबसे पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर ये 25 और 15 का ये निकाल लेना इसका क्षेत्रफल, फिर बड़े वाले क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देना, आपके पास आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। और इस क्षेत्रफल की गुणा कर देना साथियों इससे, आपको पता चल जाएगा कितना खर्च होगा इस बरामदे में एक तरीके से फर्श बनवाने का, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों देख लेते हैं 32 की गुणा, अगर ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 32 की गुणा साथियों अगर 22 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर भी साथियों 64 आ जाएगा, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 10 हो गया, यानी कि 704 आ जाएगी, ये बड़ा वाला निकला, ठीक है। अब अगर छोटे वाली की अगर बात करते हैं, यानी कि 25-15 की अगर बात करते हैं, 25 गुणा 15 की अगर बात करते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 25 आ जाएगा, ये 5 आपका हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, इनके 375 आ जाएगा। तो अब अगर हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों को हमें घटा देना चाहिए होगा, यानी कि 704 में से 375 साथियों आपको घटा देना होगा। तो कितना आएगा, 14 में से साथियों जाएगा तो 9 आएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा साथियों 2 बचेगा, और यहां पर एक तरीके से 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 में से 3 जाएगा साथियों तो 3 बचेगा। यानी कि अब साथियों इसका जो क्षेत्रफल निकल गया है वो 329 निकल गया है। तो मैंने कहा था जो क्षेत्रफल निकल जाए बरामदे का 329 निकला है, इसकी गुणा साथियों 27.50 से आपको कर देना, और यही आपका एक तरीके से सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब यहां पर साथियों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पर साथियों बस आपको अब कुछ नहीं करना है, अब आपको साथियों इसकी सिर्फ गुणा कराना है। तो इसकी गुणा करा के हम लोग देख लेते हैं साथियों क्या 329 की अगर बात करते हैं साथियों तो कुल मिला के इसको ऊपर रख लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और जो यहाँ पर पॉइंट लगा है वो 1 सेकंड के लिए पॉइंट आप साथियों भूल जाइए, 27.5 यानी कि 27.5 की गुणा साथियों हम किससे करा लेंगे 329 से एक तरीके से करा लेंगे। ये 3 गुनी एक तरीके से गुणा है, ठीक है। तो इसको हम साथियों फोन में एक बार करा के मैं आपको बतला देता हूँ क्या यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए। देखिए 1 सेकंड रुक जाइए बस। तो कुल मिला के 329 गुणा आपका कितना हो जाएगा 27.50। तो ये तो साथियों 9047 आया, 0.5 आया। तो कुल मिला के ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यहां पर जगह कम थी इसलिए 3 गुणी मैंने गुणा नहीं कराई, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों पूरा सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है साथियों तो इसकी गुणा करा के आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करते हैं कि मानस ने 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया, यानी कि मानस एक लड़का है, इसने पैसे लगाए हैं 42,000 रुपए और अपना कारोबार शुरू किया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 7 महीने बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल होगी। यानी कि 2 तरह के लोग हैं, एक का नाम है साथियों मानस, क्या
एक का नाम है मानस और दूसरे का नाम क्या है, कमल। दूसरे का नाम साथियों क्या है, दूसरे का नाम है कमल। मानस ने कितने रुपए लगाए साथियों, मानस ने 42,000 रुपए लगाए, ठीक है ना। और कमल ने कितने रुपए लगाए, कमल ने 50,000 रुपए लगाए। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, 50,000 रुपए लगाए। यहां पर कहा गया, देखिए अब यहां पर एक चीज देखिए, 7 महीने के लिए कमल ने लगाया, यानी कि कमल ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है, 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 7 महीने बाद इसने इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए टोटल अगर 12 महीने के लिए पैसा लगाया गया है और ये 7 महीने के बाद आया है, तो जाहिर सी बात है इसने अपना पैसा 5 महीने के लिए इसका पैसा लग पाएगा, ठीक है ना। अब एक अनुपात निकाल लो, इस पूरे का अनुपात निकाल लो, इस पूरे का अनुपात निकाल लो, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि वर्ष के अंत में जो लाभ होता है वो 30,160 का लाभ होता है। तो कमल का हिस्सा यानी कि कमल को कितना लाभ मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उसने जितना पैसा लगाया, जितने समय के लिए लगाया, उनकी गुणा करो। कमल ने जितना पैसा लगाया, जितने समय के लिए लगाया, उसकी गुणा करो। और यही साथियों एक तरीके से लाभ के अनुपात हो जाएंगे, यानी कि ये जो होंगे ना, ये लाभ की तो अनुपात हैं। और जब लाभ का अनुपात आपको दे रखा होता है और कुल लाभ आपको दे रखा होता है, तो दोनों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का आप लाभ निकाल सकते हो। इसको अनुपात में बदलने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, इसको अगर कट करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 25 आ जाएगा। नीचे की अगर बात करते हैं साथियों 12 है और यहां पर कितना है साथियों, एक तरीके से 5 है, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर गुणा कराओगे साथियों, 21 और 12 की गुणा करा लो, तो ये आपका एक तरीके से 42 हो जाएगा। यहां पर आपका 21 आ जाएगा, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, यानी कि यहां पर आपका 252 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें मानस का अनुपात, अगर मानस को अगर 252 रुपए मिले हैं तो 125 मिलेंगे साथियों कमल को रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर का, थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पर हटा देंगे और यहीं पर हम अपना आगे का सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए अब आपको देखिए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है आपका 30,160, कुल लाभ 30,160 है, ठीक है। और अगर बात करते कमल का पूछा हिस्सा, हाँ कमल का पूछा है, कमल का हिस्सा तो 125 है, तो कमल का हिस्सा 125 हो जाएगा। और यहां पर इन दोनों का जोड़ आ जाएगा नीचे, तो 5 और 2 सातों 7 हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे, और 1 और 3 1 और 2 आपका 3 हो जाएंगे। तो कुल मिला के इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बस आपको साथियों कुछ नहीं करना है, अब आपको साथियों थोड़ी बहुत यहां पर गुणा करा लेना है, ठीक है। 30,160 गुणा 125 बटे 377, देखिए यहां पर साथियों कितना है, लगभग 37 है, ठीक है। तो 10 से तो गुणा कराएंगे नहीं, जो 30,000 आ जाएगा, इसकी गुणा जरा 8 से आप करा के देखो, 377 की 8 से गुणा, तो 7 अट्ठे आपका कितना हो, ये 8 है, 7 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 और 5 सातों 61 हो जाएगा, 8 3 आपका 24 और आपका कितना हो जाएगा साथियों 30 हो जाएगा। जीरो लगा तो जीरो लगा दी, यानी कि 370 अट्ठे कितने होते हैं, 3016 होते हैं। जीरो लगाए, जीरो लगे। अब आपको साथियों 80 की गुणा किससे कराना है, 125 से कराना है, तो 125 की गुणा हम यहां पर 8 से करा लेते हैं। 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 8 दूना 16 20 हो जाएगा, 8 एकम 8 10 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 1000 आपका ये लाभ किसको मिलेगा, ये कमल को मिलेगा, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, ठीक है ना, यहां पर अगर साथियों बात करें, इसको थोड़ा इसको कट में कर लेता हूं, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं ले लेता हूं नीचे वाला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, मतलब उसकी जो चाल है वो कितनी है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। कुछ दूरी वो 4.5 किलोमीटर 4.5 घंटों में पूरी तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा अगर करना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए यहां पर अगर बात करें, आपके पास चाल है और आपके पास समय है, तो दूरी बहुत आराम से निकाली जा सकती है, ठीक है ना। दूरी बहुत साथियों बहुत आराम से निकाली जा सकती है, यानी कि 80 हो जाएगा, और गुणा अगर बात करते हैं साथियों क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक तरीके से बात करें, इसकी गुणा हो जाएगी, आपकी दूरी निकल आएगी। तो 45 की गुणा साथियों किससे करा लो, आप एक तरीके से 8 से करा लो, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, 4 अट्टे 32 और आपका कितना हो जाएगा 33 34 35 36 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना निकलेगा साथियों 36 निकल आएगा यहां पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और जो जीरो था वो जीरो भी लग जाएगा, यानी कि जो आपके सामने साथियों
एक तरीके से दूरी यहाँ पर निकल कर आई है, वो कितनी निकल कर आई है, वो 360 किलोमीटर यहाँ पर निकल कर आई है। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब कहने कि उसी दूरी को, यानी कि 360 किलोमीटर की जो दूरी आपके सामने साथियों आई है, इस दूरी को अगर 4 घंटे में पूरा करना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो गति साथियों आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो गति बराबर दूरी बटे एक तरीके से समय हो जाएगा, आपको चाल पता चल जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 नीम आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जीरो लग जाएगी, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी साथियों, चाल आ जाएगी। और यही आपका सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो तुरंत साथियों इस वीडियो को शेयर कर डालिए। क्या करेंगे साथियों, तुरंत इस वीडियो को आप क्या कर दीजिए साथियों, शेयर कर दीजिए। चलिए ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में करते हैं, और ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वे 3 दिनों में कितना कर पाएंगे काम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो साथियों हम ये निकाल लेते हैं कि ए और बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, उसके बाद हम ये वाला चीज निकालेंगे। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें ए और बी की, यहां पर बात की गई है कि ये 72 दिनों में काम पूरा करते हैं। उसके बाद साथियों बी और सी की यहां पर बात की गई है कि ये 120 दिन में काम यहां पर पूरा करते हैं। और उसके बाद ए और सी की यहां पर बात की गई है कि ये तीनों मिलकर 90 दिनों में पूरा करते हैं। यहां पर अगर बात करें साथियों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है साथियों कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। क्या सूत्र होता है वो मैं आपको साथियों बतला देता हूं, 2xyz और उसके अलावा साथियों xy प्लस yz हो जाएगा, और साथियों क्या आपका हो जाएगा zx हो जाएगा। xyz क्या है, ये 72x है, 120 y है और 90 साथियों आपका z हो जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कैसे क्या होगा, ये आपको साथियों कुल मिला के यहां पर देखना। देखिए 2 लिखा है, x क्या है साथियों, x आपका 72 हो जाएगा, यानी कि 72 आ जाएगा, 120 आ जाएगा और साथियों 90 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद x और y आ जाएगी, यानी कि 72 और 120 की साथियों यहां पर गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी साथियों, 72 और आपका किसकी 120 की यहां पर गुणा हो गई। उसके बाद क्या आपका आ जाएगा यहां पर साथियों 90 गुणा 120 आ जाएगा, यानी कि 90 गुणा 120 यहां पर आ गए, ये आपका 90 हो जाएगा, 90। चलिए और उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं 90 गुणा 72 हो जाएगा, तो 90 गुणा आपका 72 हो जाएगा। यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, यहां पर मैं आपको बतला देता हूं, लिखकर बतला देता हूं, एक सेकेंड। ये गुणा का निशान नहीं है बल्कि यहां पर प्लस का निशान आना चाहिए, और यहां पर भी प्लस का निशान आना चाहिए। एक सेकेंड में दोबारा से इसको सही तरीके से यहां पर लिख, क्योंकि सूत्र के हिसाब से हमें चलना है ना। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर आपका 72 गुणा 120 आ गया, उसके बाद प्लस आपका आ जाएगा, उसके बाद 90 गुणा 120 आ गया, 90 गुणा 120 आ गया, फिर आपका प्लस आ गया, और फिर 90 गुणा आपका 72 आ गया। चलिए 90 गुणा आपका 72 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बस आपको क्या करना है साथियों, इस पूरे को एक तरीके से क्या करना है, इस पूरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल आपको पड़ेगा, कुछ नहीं करना है साथियों, इन दोनों की गुणा कराना है, यहां पर लिखना है, इन दोनों की गुणा कराना है, यहां पर लिखना है, इन दोनों की गुणा कराना है, यहां पर लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं कराऊं साथियों, इसको कैलकुलेट कराऊं या मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, क्योंकि मैंने पहले से इन सब की गुणा करा के देख ली थी, लेकिन मैं आपको साथियों करके एक बार बतला दे रहा हूं। देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुल मिला के वैसे बता देता हूं। देखिए ये सूत्र जो है ना, ये किस चीज का सूत्र है, ये इस चीज का सूत्र है कि ए बी सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इसकी जगह पे हमने ये लिखा, इसको कैलकुलेट करोगे साथियों 60 दिन आपका आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर ये 60 दिन में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये 60 दिन में काम करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/60 करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 3 लोग कोई काम को तीनों लोग मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में ये तीनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 1/20 करेंगे। तो वही तो है, पूरा काम मिलकर ये 60 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/60 करेंगे। और
यहां पर पूछा गया था 3 दिनों में कितना काम करेंगे, तो जब एक दिन में इतना काम करना है तो 3 दिन में इतना काम करेंगे। इसको कैलकुलेट करा लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0, यानी कि 1/20 ये साथियों 3 दिन का इनका काम होगा। और 1/20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए इस क्वेश्चन में साथियों मुझे कुछ दिक्कत लग रही, प्लस माइनस का बहुत इसमें त्रुटि है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा नहीं, ठीक है, और आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो फिर सही नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि 99 सही 98/99 गुणा 99 ये किसके बराबर होगा। देखिए इसमें की अगर बात करें ना, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक संख्या लिखूं 2 सही 1/4, तो ये जो चीज आपको दिख रही है वही तो साथियों ऐसे करके ये चीज आपको दिख रही है। अरे भाई इसकी कैसे गुणा कराओगे, 4 दूना 8, 8 और एक 9 हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो हटा दो। अब इसको कैसे, मतलब 99 की 99 से गुणा करोगे, फिर उसमें 98 जोड़ दोगे। तो पहला काम तो साथियों आप यही करो क्या कि 99 की गुणा 99 से आप कर दो, तो 9 में 81 हो जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 90 आ जाएगा। यहाँ पर भी साथियों 901 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें 98 जोड़ दो, ये वाला 98 जो है ना, ये साथियों इसमें आपका जुड़ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 10 आ जाएगा और यहां पर भी आपका 10 आ जाएगा। यानी कि यहां पर आपकी पास जो साथियों संख्या आई है वो कितनी आई है, वो 10,009 आई है, ठीक है ना, 10,009 आई है। इसकी वैल्यू जो निकली है 10,009 निकली। अब इसमें 99 की गुणा कर दो, इसमें साथियों 99 की गुणा कर दो, तो 9 में 81 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 ने एक सेकंड, ये 81 हो गया, 9 में 81 हो जाएगा, फिर 0 से कराएंगे तो साथियों 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 आ जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करते पॉइंट लगाएंगे, अब फिर से वही चीज आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी, यानी कि 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। और एक सेकंड थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, देखिए 1 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, और कितने 0, 3 0, एक और 0 लगेगा और फिर 9 आ गया। अब इसको जोड़ लो साथियों, एक तरीके से अगर बात करें तो ये 1 आ जाएगा, ये साथियों 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 0 0, ये 9 आ जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के कुछ इस टाइप से आंसर आना चाहिए, लेकिन इस टाइप से आंसर आपका कहीं पर आ रहा है या नहीं आ रहा है साथियों, बताइए। चलिए तो साथियों ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्या कुछ ऑप्शन में दिक्कत है कि क्या दिक्कत है साथियों। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार सही तरीके से कैसे क्या होगा, दोबारा से देख लेते, या तो अगर कोई दिक्कत इसमें साथियों है तो इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या मिस्टेक लगी, देखिए सबसे पहली बात तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये एक तरीके से गुणा सही नहीं हो पाई है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे साथियों, इन सब को हम हटा देंगे एक बार दोबारा से। और प्रश्न में भी थोड़ी सी मिस्टेक थी और ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो आंसर आपका नहीं आ पाया। क्या मिस्टेक थी, यहाँ पर जो शुरू में 99 लिखा हुआ ना, ये साथियों 999 है। टाइपिंग क्या हुआ, टाइपिंग की वजह से साथियों तभी आपका आंसर भी यहाँ पर सही नहीं आ पाया। तो यहाँ पर साथियों 999 है। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको 999 की क्या करना है साथियों, 999 की आपको गुणा कराना है साथियों, किससे, ठीक है, 99 से गुणा कराना है। तो 999 की गुणा साथियों हम किससे करा लेते हैं, 99 से करा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 9 निम आपका 81 हो जाएगा, फिर 9 निम आपका 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 निम 81 हो जाएगा और 8 फिर आपका क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी वही चीज आ जाएगी, 1 9 9 और 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और 10 आ जाएगा, कुल मिला के 9 में 18 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये भी आपका 18 का 1 और यहाँ पर 1 लग जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के 98 901 आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, अब ये 98 आपको जोड़ना है, 9 इसमें साथियों 98 आपको जोड़ना है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा, फिर 8 और 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। अब आपके सामने जो वैल्यू, बस आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बटे में 99 भी इसके आएगा और गुणा में जो है वो तो 99 है ही 99 है। तो अब अगर बात करें इस 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 98,999 बच जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु 9549 रुपए में कितने में बताई गई है। साथियों यहाँ पर जो बताया गया है कि एक वस्तु 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि इसकी 100% की वैल्यू एक तरीके से आपसे पूछी जा रही है। देखिए 55% की हानि हुई है, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं 45% की जब ये वस्तु दी गई थी, और भाई 100% की जब ये वस्तु लाई गई थी 45% में दी जा रही, तभी तो 55% के लॉस होगा। तो 45% की वैल्यू कितनी साथियों दे रखी है, 9549 दे रखी है। तो कुछ नहीं, आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 9549 आपका हो जाएगा बटे 45 आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालना है ना, तो 100 से गुणा आपको करा लेना है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें साथियों, इसको ऐसा करो, इसको कट करा लो पहले। 5 नियम आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा करो 9 से कट करा लो, 9 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। यानी कि 1061 की गुणा 20 से कराना है आपको, बस 1061 की गुणा 2 से करा लेते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 0 छोड़ा था वो 0 आ जाएगा। यानी कि 21,220 आपका साथियों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत वगैरह करवाकर 200 खर्च किए, यानी कि कुल मिला के ये मशीन उसको 1400 रुपए में पड़ गई। अब कह रहे हैं कि उसने 1400 रुपए की जो उसको मशीन पड़ी, उसने 1680 रुपए की वो मशीन बेच दी, तो उसको कितना लाभ हुआ। भाई सीधा सा आंसर, 1400 रुपए की मशीन पड़ी, 1680 रुपए की बेच दी, यानी कि 280 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट आपको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 लगा लो। ये 280 किससे एक्स्ट्रा है, ये साथियों 1400 से एक्स्ट्रा है, तो 1400 यहां पर भाग कर लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी कि जो उसका प्रतिशत निकलेगा साथियों वो 20% निकलेगा। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों क्लास आप सभी लोगों के सामने आप लोगों ने यहां पर देखी। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे क्लास के बारे में, और प्यारे से कमेंट के माध्यम से साथियों बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।